दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक रासायनिक समीकरणों के संतुलन तक खत्म कर चुके थे। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे ही आपका रासायनिक संतुलन वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, जस्ट उसी के बाद शुरू होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संतुलन उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। मैं अपने लेवल पर शायद कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं हो जो मैंने छोड़ा है। अप्रॉक्सीमेटली सारे ही एग्जाम्पल को मैं करवाने की कोशिश किया हूँ। तो सारा का सारा एग्जाम्पल संतुलन में हो गया है। संतुलन के बाद अब हम लोग आएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। अगर हम लोग प्रकार की बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए ना, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का दुनिया में कोई भी प्रकार नहीं होना चाहिए। आप कहीं सर ऐसा क्यों? सब चीज़ का प्रकार होता है, इसका भी प्रकार होना चाहिए। लेकिन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सामान्य तौर पर देखा गया है कि पूरी दुनिया में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, लगभग सभी अभिक्रियाएं एकदम अलग तरह की होती हैं। जैसी बात है, कोई भी आप अभिक्रिया करवाएंगे उसमें अलग अलग तरह का आप अभिकारक यूज करेंगे, अलग अलग तरह का आप केमिकल यूज करेंगे। जब जैसी बात है केमिकल अलग अलग है तो अभिक्रिया भी अलग होगी, अलग तरीके से अभिक्रिया होगी। लेकिन कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर अगर इसमें देखा जाए तो अभिक्रियाओं में सामान्य तौर पर सभी अभिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर इन अभिक्रियाओं को कुछ भागों में बांटा जा सकता है। कुछ विशिष्ट ऐसे गुण हैं जो कुछ अभिक्रियाओं में समान रहते हैं, या बोल लीजिए कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं। उनके आधार पर अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अदरवाइज सारी की सारी अभिक्रियाएं अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली एकदम अलग होती हैं, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। लेकिन हाँ, उसके सारे गुण नहीं, लेकिन कुछ गुण जरूर अलग सेम टू सेम होते हैं। इसीलिए कुछ कुछ अभिक्रियाओं का एक सेट बना करके लोग बोल सकते हैं कि ये इस टाइप की अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया है, ये इस प्रकार की अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया है। जिसमें से कुल मिला के मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपको 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ना है। तो जिसमें से पहली अभिक्रिया है, उसके अंदर भी कुछ और भी अभिक्रियाएं आएंगी, मैं उसको भी अलग से लूंगा। फिलहाल के लिए इसमें से जो अभिक्रियाओं के प्रकार में जो पहला प्रकार मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ वो हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। पहले प्रकार की आप लोग हेडिंग डालेंगे योगात्मक अभिक्रिया। इसी के कुछ और भी नाम है, उन नामों को भी जान लीजिए। तो योगात्मक अभिक्रिया को ही हम लोग योग अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी को हम लोग संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो सारे नाम इसी अभिक्रिया के हैं और इस सारे के सारे नामों द्वारा आपके बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ पे सतर्क होकर जाना है, नहीं बस एक तो याद करके चले गए, इसके बाद वो बना के चले जाए। पता चला कि कोई अभिक्रिया बदल करके पूछ दिया नाम, और नाम बदल करके पूछ दिया तो तुरंत फ्लैट हो गए, सो गए एकदम, अरे सर ये कौन सा आ गया, तो आपने पढ़ा ही नहीं था। तो नाम पे आपको बहुत ध्यान देना है। कई बार अभिक्रियाओं का नाम बदल करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लगभग जितना अभी तक पूछा गया है सारा नाम मैंने लिख दिया है। तो इतने प्रकार के नाम ही पूछे गए हैं। इसके अलावा एक इसका इंग्लिश नाम भी जानते रहिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, या कभी कभी देखिए इंग्लिश में भी 2 नाम चलता है, कभी कभी एडिशन, तो कभी कभी आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी लिखता है। कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इसके इतने सारे नाम हैं ना, इस अभिक्रिया में बहुत कंफ्यूज करता है। आप ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनसे आपको एकदम समझ में आ जाता है कि योगात्मक मतलब समझ में आ जाता है, जोड़ना है ना, योग मतलब समझ में आ जाता है, जोड़ना है। कभी कभी बच्चे संयोजन या संकलन अगर पूछ देता है खास करके, तो संकलन में कंफ्यूज जाते हैं। तो उसका इंग्लिश शब्द देख लीजिएगा, या तो एडिशन लिखा होगा या तो कॉम्बिनेशन लिखा होगा, ठीक ना। इस तरीके से 4-5 इसके नाम है जो बहुत प्रचलित है, जिनसे लगभग लगातार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर कोई नाम आता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। फिलहाल जितने नाम पूछे गए तो उतना मैंने बता दिया है। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिए। सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें 2 लाइन आप लोग लिखेंगे कि सामान्यतः मैं बोल दे रहा हूँ, सुन करके आप लोग लिखते जाएंगे। सब अगर मैं लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। इस हेडिंग आप लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, हेडिंग डालिए। इसमें लिखिए सामान्य तौर पर सभी अभिक्रियाएं
एक दूसरे से भिन्न होती हैं अथवा अलग होती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर इन अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। इतना लिखने के बाद फिर आपको पहली हेडिंग डालनी है, पहला प्रकार योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया या संयोजन संकलन, मतलब कुल मिला के पूरी लंबी से जो हेडिंग में बताया हूँ इस हेडिंग को डाल दीजिए। ये अभिक्रिया क्या होती है, तो जैसा कि आप नाम में देख पा रहे होंगे कि नाम में ही लिखा है योगात्मक या योग अभिक्रिया। तो ये जो 2-3 शब्द हैं इनको देख करके आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसमें जोड़ना है ना। जैसे फेविकोल 2 लोग को जोड़ता है, तो वैसे इसमें भी पक्का कोई ना कोई 2 चीज़ तो जोड़ने वाली है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें वही लिखना पड़ेगा आपको कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कोई जरूरी नहीं 2 ही हो, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ में दोनों हो सकता है, या तो तत्व होगा या यौगिक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। केवल सिंगल तत्व रहेगा तब भी हो जाएगा, और या फिर यौगिक रहेगा तब भी हो जाएगा। तत्व तो जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये तत्व हो गया। कोई भी यौगिक क्या हो जाएगा, H2O, अमोनिया, NH3, H2SO4, ये यौगिक हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो आराम से हो जाएगा। एक तत्व एक यौगिक रहेगा तब भी ये अभिक्रिया हो सकती है, कोई भी अभिक्रिया हो सकती है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिसमें से तत्व या यौगिक, लेकिन मिश्रण नहीं ले सकते हैं, मिश्रण द्वारा अभिक्रिया ये संपन्न नहीं होगी। तो पदार्थ मतलब यहाँ पे क्या है, पदार्थ मतलब है कोई तत्व अथवा यौगिक। संयोग मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ना, एक दूसरे में जुड़ जाना। तो संयोग द्वारा केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण, संयोग द्वारा केवल एक उत्पाद का निर्माण होता है। मैं एक कोई नाम इसमें से लिख दे रहा हूँ, संयोजन लिख दे रहा हूँ, संयोग से संयोजन आराम से आ जाएगा, होता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। तो फटाफट से लिख लीजिए आप लोग, क्या रहेगा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ में तत्व या यौगिक आपस में संयोग द्वारा, आपस में जुड़ करके एक ही उत्पाद, यहाँ पर ध्यान देना है कि केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, केवल एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सी बात अभी मैंने बोला कि केवल एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, तो जैसे बात इसमें कि कोई सह उत्पाद नहीं बनेगा, तो इसमें लिख सकते हैं स्टार पॉइंट बना करके कि इस अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद, आप कहेंगे सर ये कौन सा उत्पाद आ गया, सह उत्पाद। तो सह उत्पाद का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट, साथ में बनने वाला, है ना, जो साथ में घलुआ में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं घलुआ मिल गया है ना। जैसे आप जाते हैं सब्जी लेने के बाद धनिया को फ्री मिलती है ना, तो उसी को कहते हैं सह उत्पाद। यानी कि मेन आपने खरीदा, मान लीजिए परवल खरीदा है ना, परवल के साथ आपको धनिया फ्री मिल गई, तो मेन आपका जो उत्पाद था, प्रोडक्ट था, वो था परवल या आलू, जो आलू मान लीजिए आलू था, लेकिन उसके साथ में धनिया या मिर्चा जो आपको फ्री मिला, वही उसमें सह उत्पाद है। उसी तरीके से जब कोई एक अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया होने के बाद कोई एक मेन प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, उसके साथ कुछ साइड बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब हो सकता है कोई इसमें से गैस निकल रही हो, है ना, या कुछ और जल बन रहा हो, या कुछ भी ऐसी मतलब
मुख्य उत्पाद को छोड़कर के कोई और दूसरा पदार्थ अगर बन रहा हो तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है, ऐसे उत्पाद को कहा जाता है सह उत्पाद। तो सह उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो किसी भी बाई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है, ऐसे ही आप लोग पेपर में जाके छाप देंगे, हो जाएगा। अगर आता है, पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका सभी सबका जितना प्रकार है सब पूछा जाता है। तो पेपर में आएगा तो ऐसे ही आप उठा करके इसका लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं उदाहरण पर। उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो उदाहरण में पहले मैं एक सिंपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई ए नाम का एक तत्व या यौगिक जो भी एक पदार्थ है, किसी बी नाम के दूसरे पदार्थ से संयोग का मतलब होता है जुड़ता है। और जुड़ने के बाद जैसा कि मैंने बोला है कि केवल एक ही उत्पाद बनाता है, तो उस उत्पाद का नाम रख देते हैं सी उत्पाद बनाता है, तो उसको हम लोग इस तरह से कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब ए नाम का कोई पदार्थ बी नाम के पदार्थ से जुड़ करके कोई सी नाम का पदार्थ बनाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की अक्रियाओं को हम लोग कह सकते हैं योगात्मक अक्रिया है, या योग अक्रिया है, या संयोजन अक्रिया है, या संकलन अक्रिया है। यानी कि इसमें ए और बी दोनों आपस में जुड़ करके केवल एक ही उत्पाद बनाए। एक मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ऑक्सीजन गैस को हाइड्रोजन गैस में मिलाया जाए, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो ओ लिखना चाहिए, O2 क्यों लिख रहे हैं? तो मैं पीछे आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखते हैं। तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को जब आपस में मिलाया जाता है, तो मिलाए जाने के बाद एक चीज़ बनती है, और उस चीज़ का नाम होता है H2O, यानी कि जल बनता है, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जल का निर्माण होता है ना, जल का निर्माण होता है जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इस प्रक्रिया में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है। इन दोनों तत्वों को जब आपस में मिलाया गया तो एक यौगिक का निर्माण हुआ, केवल एक यौगिक, इसके साथ में कुछ और प्लस माइनस लगा के नहीं लिखा गया है। तो केवल एकल या एक ही उत्पाद का निर्माण हुआ जो कि जल है। तो जब दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें आपस में जुड़ करके केवल एक प्रोडक्ट बनाती हैं, केवल एक उत्पाद बनाती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एकल अभिक्रिया के नाम से, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिनमें एकल उत्पाद बनता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, अगर नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस में मिला दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की जगह पर अगर आप नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन में मिला देंगे, तब क्या बन जाएगा भाई? तब ये होती उत्क्रमणीय क्रिया। इसको उत्क्रमणीय का साइन बनाते हैं, इसमें Fe की उपस्थिति में होता है, यानी कि ये जो क्रिया होती है ये आयरन यानी कि जो लोहा होता है उसकी उपस्थिति में, उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और उसकी उपस्थिति में होने के बाद बनाती है एक चीज जिसका नाम है NH3, यानी कि अमोनिया का निर्माण होता है। NH3 किसका सूत्र होता है? अमोनिया होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीज़ मिल रही है। कौन कौन सी चीज़ मिल रही है? तो एक मिल रहा है नाइट्रोजन गैस, एक मिल रही है हाइड्रोजन गैस, दोनों आपस में मिल करके यहाँ पे अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से एक आध एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कार्बन का दहन किया जाए, याद मैं लिख दे रहा हूँ में, ये है कार्बन का दहन, कार्बन का दहन। अगर आप कार्बन को जलाएंगे तो जलाने के बाद, कार्बन को जलाने के बाद, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना, मैंने आपको बताया था। दहन या जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया। तो इसको कार्बन को जलाने के बाद C+O2 मिलकर के बना देता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो इसमें अब देखेंगे कि दो तत्व आपस में मिल करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं एकल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, एक अभिक्रिया बोल सकते हैं, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक और मजेदार रिएक्शन है,
आप लोग देखे होंगे इसको घरों में कभी ना कभी पक्का इसका इस्तेमाल किए होंगे। वो है मार्केट से आप कभी चूना लेकर के आए होंगे लिपाई पोताई करने के लिए। शादी आती है घर में, है ना, तो एकदम लिपाई पोताई शुरू हो जाती है, चूना उना ला के हम लोग मारने लगते हैं। तो जो आप लोग चूना मार्केट से लेकर के आते हैं खरीद करके, पाउडर के रूप में होता है ना, पाउडर में होता है, ऐसे लगता है पाउडर है, मुँह पे लगा देंगे सफेद हो जाएगा। तो वो जो पाउडर आता है, पाउडर वाला चूना, उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड उसका सूत्र होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को आप लोग ला करके किस में डालते हैं, तो आप लोग लेकर के आते हैं, तो इसको बाल्टी में लेकर के पानी भर के उसमें डाल देते हैं, यानी कि बाल्टी में पानी भर करके उसमें उसको भिगाते हैं, यानी कि आपने उसको डाल दिया जल H2O में। जैसे ही आप मार्केट वाले पाउडर वाले चूने को जल में डालेंगे, कुछ देर बाद आप अनुभव करेंगे कि वो जो चूना होता है, जो बाल्टी होती है, एकदम गर्म हो जाती है। इसके अलावा जो चूना उसमें डाला गया तो उबलने लगता है अपने आप उसको गैस में नहीं रखे हैं, आप उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने आप देखेंगे तो उबलने लगता है। और उबल करके बेसिकली जब वो उबल रहा होता है तो एक अभिक्रिया होती है उस दौरान। उस अभिक्रिया के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो आप लेकर के आए हैं, जल से अभिक्रिया करके एक चीज बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं CaOH का ट्वाइस। एक यौगिक का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोल सकते हैं दूधिया भी बोलते हैं, है ना। इसका इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है या फिर सफेदी लगाने के लिए किया जाता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। एक और इसी का नाम बहुत फेमस नाम है कि इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक और नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना के नाम से भी जानते हैं। इसको जैसे ही आप लोग जल में डाल देते हैं, बेचारा बुझ जाता है ना। इसके अंदर आग लगी हुई थी, जैसे इसको पानी मिला के डाल देते हैं तुरंत ही बुझ जाता है और बुझ करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का ट्वाइस का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको शायद लोग संतुलित भी किए थे एक बार, आप देखिएगा संतुलन वाले समीकरण में आया था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसी बात है कि बिना बुझा हुआ था, पानी आपने डाल दिया, बुझ गया, तो बुझने के बाद इसको बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, या चूने का पानी भी बोलते हैं। बुझा हुआ, क्योंकि इसमें पानी मिल जाता है तो इसको चूने का पानी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं वाइट वॉशिंग। वाइट मतलब सफ़ेद, वॉशिंग मतलब धुलने, धुलना, और हिंदी में बोलते हैं सफ़ेदी करने के काम आता है। मैं भी देता हूँ, इसका काम क्या है, तो इसका काम है सफ़ेदी करना, यानी कि दीवारों पर सफ़ेदी लगाने के काम आता है। तो कुल मिला के इस तरीके से आप देखेंगे, इसके कुछ उदाहरण हो गए। तो इतने ही उदाहरण NCERT में आपके दिए गए हैं। फिलहाल ये तो मैं अपने तरफ से भी करवा दिया हूँ, तो कुल मिला के ये आपके सारे उदाहरण हो गए। तो इसको एकदम मैं सिंपल भाषा में अगर लेकर के आऊँ कि योगात्मक अभिक्रिया क्या है, तो योगात्मक अभिक्रिया ना एक दोस्ती है कि जब दो लोग आपस में इतनी गहरी दोस्ती कर लेते हैं कि ये हो जाए ना, ये मामला आ जाए भैया, अब दो लोग नहीं रह गए, अब दोनों को मिला करके एक लोग हैं, यानी कि दो जिस्म एक जान। जब दो जिस्म एक जान वाला मामला आ जाए तो समझ जाइएगा वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो वहाँ पे हो रही है योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, सब नाम है। तो आप समझ गए क्या होगा कि जब दो लोग, दो जिस्म ना होकर के एक जान हो जाए, दो जिस्म एक जान हो जाए, तब इस प्रकार की स्थिति को कहा जाता है वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है, योगात्मक अभिक्रिया हुई है। ऐसा आपको देखने के लिए जरूर मिलता होगा। आपके दोस्त लोग जरूर बोलते हुए आप हम लोग अलग अलग नहीं हैं, तुम उसको गाली दोगे हमको गाली लगेगी, उसको मारने से पहले हमारे लाश पर से गुजरना होगा। ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति तभी आती है जब उन दोनों लोग के बीच में कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, योगात्मक। यानी देखिए ए और बी दोनों में ऐसी अभिक्रिया हुई कि दोनों मिल करके सी बन गए। यानी कि इसमें सी में आपको कहीं नजर आ रहा है, ए कहीं नजर आ रहा है नहीं, कहीं बी नजर आ रहा है नहीं,
कुछ अलग ही नज़र आ रहा है, बदल गया, पूरे एकदम अलग हो गया, दुनिया से अलग हो गया। यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके दोनों आपस में इस तरह से मिल गए कि एकदम एक ही चिपक गए और चिपक करके जल का निर्माण कर लिया, जो कि जल एकदम अलग तरह का यौगिक होता है, एकदम नया पदार्थ होता है ना। उसी तरीके से देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके इस तरह से चिपक गए, इस तरह से दो जिसमें एक जान हो गए, यहाँ पे अमोनिया का निर्माण कर लिए, जिसके गुण एकदम अलग होते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से एकदम अलग होते हैं, ये नया पदार्थ हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए, कार्बन मस्त घूम रहा था, ऑक्सीजन मस्त घूम रहा था, दोनों सिंगल लाइफ जी रहे थे, लेकिन जैसे दोनों का नया में टक्का हुआ, तुरंत दोनों आपस में अवक्रिया कर लिए और अवक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाए, यानी कि दो जिसम एक जान हो गए, वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको अलग करना आसान काम नहीं है। उसी तरीके से यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड बेचारा पाउडर के रूप में मस्त एकदम घूम रहा था और जल बिल्कुल अलग था, पानी पीने काम आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल दिए, दोनों बेचारे जो बिना बुझा हुआ था, है ना, बिना बुझा एकदम आग लगी थी इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड सोच रहा था कब हमको पानी मिले, और जैसे इसको पानी में डाला गया, ये बुझ गया और बुझ करके बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। यानी कि दोनों आपस में मिल करके केवल एक उत्पाद बना लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि दो लोग मिल करके दो जिस्म एक जान हो गए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। तो मेरी टैग लाइन याद रखिएगा कि जब दो जिस्म एक जान हो जाए, दो जिस्म एक जान वाला मामला आ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। तो अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया पर। तो इसको याद रखिएगा, मैंने बताया कि जब दो जिस्म एक जान वाला मैटर हो, तब इसको हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। हमने यहाँ पे उसका एक नाम लिख दिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो इनमें आपने क्या देखा, विशिष्ट गुण क्या आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार, जैसा कि मैंने बोला था, कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर आता है। तो इसका भी विशिष्ट सबसे अलग गुण यही है कि इसमें दो जिस्म मिल करके एक जान हो जाते हैं, यही इसका सबसे विशिष्ट गुण है, यानी कि दो लोग मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की सारी दुनिया की अभिक्रियाएं जो दो जिस्म एक जान टाइप की हों, उन सभी को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा, और यही इसका विशिष्ट गुण हो जाएगा। तो अब आते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पर, जिसको हम लोग कहते हैं वियोजन। इसका दो नाम है, वियोजन अभिक्रिया, अथवा कभी कभी इसी को बोल सकता है वियोजन की जगह पे अपघटन अभिक्रिया। इसी का एक और नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में अगर इसके नाम की बात करें तो डीकम्पोजिशन लिखा रहता है, अथवा इंग्लिश में एक और इसका नाम हो सकता है, वो होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन होता है। तो इस तरह से करके इसके भी तीन चार नाम हो गए, दो इंग्लिश वाले और दो हिंदी वाले। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इनमें से किसी एक नाम द्वारा पूछा जा सकता है, या तो अपघटन अभिक्रिया के नाम से पूछेगा, या तो वियोजन अभिक्रिया के नाम से पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाम से अगर आप देखेंगे तो वियोजन, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। इसको आप चाहें तो अलग से कहीं पर लिख लीजिएगा, टूटना। जैसे योगात्मक या संयोजन का मतलब होता था जुड़ना, दो लोगों का आपस में जुड़ जाना, उसी तरीके से वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। और जाहिर सी बात है, कोई टूटेगा तो ऐसे नहीं टूटता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसी के टूटने के पीछे कोई ना कोई हमेशा कारण होता है। यानी कि दो लोग का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, दो जिसमें एक जान टाइप के हैं। अब पता चला उसमें किसी तीसरे बंदे की एंट्री होती है, किसी तीसरे, मान लीजिए अगर दो लोग हैं तो एक लड़की की एंट्री होती है या एक लड़के की एंट्री होती है, कोई तीसरे इंसान की जैसे एंट्री होती है, वैसे ही दोनों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर दो जिसमें एक जान नहीं, फिर तीन लोग हो जाते हैं। और जब तीन लोग होते हैं, जब ट्रायंगल बनता है, तो उस ट्रायंगल में आप देखेंगे फिर किसी एक नए को टूटना होगा, तब वहाँ पे होता है डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। तब उसमें दो लोग, ये जो जिसमें जो एक जान थे ना, ये लोग टूटते हैं और टूट करके फिर किसी और से रिएक्शन करते हैं। तो इसी तरीके की सारी अभिक्रियाओं को बोला जाता है
वियोजन अथवा अवघटन अभिक्रिया। तो इसमें एक बहुत मेन बात रहेगी, वो रहेगी बाहरी कारक का होना आवश्यक है। जब तक कोई तीसरा उसमें एंट्री नहीं मारेगा तब तक उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। तो पहली लाइन में लिख देंगे भैया कि बाह्य कारकों द्वारा, बाह्य कारकों द्वारा, आगे जब लगा लीजिएगा, जब बाह्य कारकों द्वारा एक यौगिक टूट कर, है ना, टूट जाएगा बेचारा, बोलो बोलते मेरा दिल टूट गया, वही वाली एकदम कहानी यहाँ पे है। तो टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों का, यौगिक हो सकते तत्व भी हो सकते, ठीक है। दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों, मैं दोनों लिख देता हूँ, यौगिकों अथवा तत्वों का निर्माण होता है द्वारा नहीं क्या, जब बाह्य कारकों द्वारा, ठीक है, एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक छोटे यौगिक अथवा तत्वों का निर्माण करता है, तो यह अभिक्रिया, तो यह रासायनिक अभिक्रिया, तो यह रासायनिक अभिक्रिया, मैं एक नाम लिख देता हूं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें कौन कौन से कारक होते हैं? तो बाह्य कारक की अगर हम लोग बात करें तो बाह्य कारक लिख करके आप लोग स्टार्ट पॉइंट में डाल दीजिएगा। तो जो बाह्य कारक इसमें हो सकते हैं वो तीन हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्मा, यानी कि गर्म कर दिया जाए, है ना, गर्म कर दिया जाएगा तब टूट सकता है, या फिर प्रकाश, बहुत ज़्यादा उसको धूप में रख दीजिए, लाइट में रख दीजिए, प्रकाश में रख दीजिए तब टूट सकता है, या फिर तीसरा हो सकता है कि उसको करंट दे दीजिए, विद्युत, यानी कि करंट, तो विद्युत द्वारा, विद्युत द्वारा, ठीक ना। तो या तो उसको हीट कर दीजिए, या तो प्रकाश बहुत ज़्यादा उसको मिल जाए, या तो विद्युत धारा यानी कि करंट उसमें प्रवाहित कर दिया जाए। तो इन तीनों कारकों में से किसी एक कारक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक बार इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए। अभी मैंने योगात्मक में क्या बताया था, पहले टेक्निकल बढ़िया समझ लेते हैं, फिर मैं आपको मजाकिया अंदाज में इसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो योगात्मक अभिक्रिया मैंने आपको अभी बताया था कि योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें कोई दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक मिल करके किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना, किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जबकि इसमें उसी का उल्टा हो जाएगा कि कोई एक ही यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। जैसे अभी हम लोग क्या लिए थे, A + B = C लिए थे, और यहाँ पर पता चलेगा कि कोई C नाम का पहले से था, वो टूट गया इसमें A + B में, यानी कि जो अभिक्रिया अभी इधर से इधर चल रही थी तब योगात्मक थी, वही अभिक्रिया अगर इधर से इधर यानी कि उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के वियोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की उल्टी होती है। अब दूसरे उल्टी में सोचिएगा, उल्टी मतलब विपरीत होती है ना। तो वियोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत होती है, उल्टी होती है, ठीक है ना, उल्टी होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो
अगर यहाँ पे बात करूँ तो अभी यहाँ पे थे दो जिस्म एक जान, यानी कि दो लोग मिलकर के कोई एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। अब यहाँ पे होगा महाब्रेकअप, है ना, दो लोग टूटेंगे और यहाँ पे जब ब्रेकअप होता है, यही तो हुआ ना, दो लोग का टूट करके अलग अलग हो जाना। जो लोग जुड़े थे बेचारे, ए बी जुड़ करके सी बनाए थे, वो दोबारा टूट करके दोनों अलग अलग हो गए, वो अपने रास्ते। तब यहाँ पे होता है भैया ब्रेकअप, है ना, फिर होती है ब्रेकअप वाली पार्टी। तब यहाँ पर ब्रेकअप वाली स्थिति को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जब हुकअप होता है, यानी कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तब योगात्मक, जब टूट करके अलग होते हैं तब उसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो वही बात यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि जब बाह्य कारकों द्वारा, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर वियोजन होगा, दो लोग आपस में जुड़े हैं तो उनको तोड़ना अगर है, अगर वो टूटेंगे तो अपने आप कभी नहीं टूटेंगे। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि दो लोग आपस में एकदम मस्त चल रहा है, बढ़िया उनका रिश्ता चल रहा है और अचानक से दो लोग अलग हो जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। 100% वहाँ पे कोई ना कोई 3-5 करेगा, कोई झगड़ा लगाएगा, कोई मार करवाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई तीसरा के एंट्री करेगा, या किसी उन दोनों में से किसी एक को कोई और पसंद आने लग जाएगा, है ना। कोई ना कोई 100% बाहरी कारक जरूर होगा, तभी वियोजन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पे अभी अभिक्रिया में कोई तीसरा कौन आएगा, तो तीसरे में 3 लोग से कोई एक लोग आ सकते हैं, या तो ऊष्मा अगर मिल जाए, यानी कि यहाँ पे या तो इसको हीट कर दिया जाए, हीट करना जिसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, या फिर प्रकाश दे दीजिए तब भी टूट सकता है, या फिर विद्युत धारा दे दीजिए, करंट प्रवाहित कर दीजिए तब भी टूट सकता है। तो यह अभिक्रिया अपने आप पहली बात तो संपन्न नहीं होगी जब तक इसको इन तीनों में से कोई एक बाह्य कारक नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ पाए यहाँ तक। तो यही होती है बेसिकली यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, अथवा इसी का दूसरा नाम होता है अपघटन। अपघटन का मतलब भी होता है टूट जाना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको उदाहरण तौर पर अभी इतना लिख लीजिए, क्योंकि अभी 3 कारकों के कारण ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे, वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब पहले वाले पे आते हैं। ठीक है, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग पहली अभिक्रिया जिसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो अभी इसमें से वियोजन अभिक्रिया की जो पहला प्रकार होगा उस पे आ जाते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। पूरी हेडिंग फिर से मैं लिख देता हूँ। तो वियोजन अभिक्रिया का जो पहला प्रकार होगा इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, उसको कहते हैं ऊष्मा के द्वारा, यानी कि ऊष्मीय वियोजन में लिख दे रहा हूँ, है ना। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में थर्मल डीकम्पोजिशन। याद रखिएगा, थर्मल का मतलब होता है ऊष्मा, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए, ऊष्मीय वियोजन अथवा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। परिभाषा इसकी एकदम आसान रहेगी कि जब ऊष्मा द्वारा, अभी हम लोगों को समझ रहे वियोजन अभिक्रिया क्या है, कि जब किन्हीं बाह्य कारकों द्वारा कोई एक यौगिक
छोटे छोटे दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसको लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बस उसी परिभाषा में आपको जोड़ देना है, बाह्य कारक की जगह पे जोड़ देना है कि ऊष्मा द्वारा, जब ऊष्मा द्वारा कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तब इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बस वहां पे बाह्य कारक की जगह पे ऊष्मीय वियोजन लगा देना है, बाकी सारी परिभाषा सेम टू सेम रहेगी। तो उसको जल्दी से आप लोग अपने से छाप लीजिए, सुन करके जो मैंने बोला उसको लिख लीजिए। मैं सीधे उदाहरण पर आता हूँ, मैं सीधे इसके उदाहरण पर आ जाता हूँ। तो एक बार मैं फिर से परिभाषा को रिपीट कर दे रहा हूँ। परिभाषा क्या रहेगी? परिभाषा रहेगी कि जब ऊष्मा द्वारा कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि टूटना किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा। इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला इसका एग्जाम्पल लिखिए, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है FeSO4, जिसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट इसको कहते हैं। ये हरे कलर का होता है, हरा कशिश भी इसी को कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, इसी का नाम होता है हरा कशिश। देखेंगे ना, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। हरा कशिश मतलब कि हरे कलर का ना, जैसे आप देते हैं चीनी, देते हैं चीनी, तो चीनी सामान्यतः होती है सफ़ेद कलर की। अब उसी सफ़ेद की जगह पे ले लीजिए हल्का हरे कलर का। जब हल्का हरे कलर का होता है तब उसको कहा जाता है हरा कशिश। कोई चीनी ही रहे, बस हरे कलर में हो जाए तब उसको कहते हैं हरा कशिश। तो उसी तरीके का कुछ होता है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, जिसको अगर तोड़ दिया जाए, कैसे तोड़ना है भाई? ऊष्मीय वियोजन द्वारा, यानी इसको गर्म कर दिया जाए। अगर इसको आप परख नली में उसका चूर्ण लीजिए और लेने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में ऐसे गर्म कर दीजिए, नीचे बर्नर लगा के ऐसे आप गर्म कर दीजिए। तो गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से कुछ चीज़ें बनती हैं। उसका जो कलर होता है, जो मैंने बोला कि हरे कलर का होता है, ये भूरे कलर का हो जाता है। भूरे कलर में क्या बनता है? मोर्चा। मोर्चा मतलब होता है जंग। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 बनता है, जिसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड बन गया। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसका रंग हो जाता है भूरा। ये आप सभी लोग देखे होंगे, फेरिक ऑक्साइड को लोहे पर जो जंग लगती है उसी को कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3 बनता है भूरे कलर का। तो रंग इसका परिवर्तित हो जाएगा, हरे से क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। तो जैसे ही परख नली में हरे से भूरा हो जाता है तुरंत हम लोग समझ जाते हैं कि बस करो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हुई है, क्योंकि गर्म करने के बाद इसका कलर चेंज हो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि वियोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो इसमें से कुछ मात्रा में जो सल्फर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस भी बनाता है, और कुछ मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी SO3 गैस भी बनती है। तो एक को मिलाकर के अभिक्रिया होती है। FeSO4 को जब गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट यानी कि हरा कशिश को जब गर्म कर दिया जाता है, तो गर्म करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड जो कि भूरे कलर का होता है इसमें बदल जाता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, SO2 और SO3 बनती है, जो कि सह उत्पाद होती है, बाई प्रोडक्ट होती है। तो जो अभी मैं लिखवाया था आप लोगों को योगात्मक अभिक्रिया में कि इसमें कोई भी सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि भैया इसमें सह उत्पाद का निर्माण होता है। सह उत्पाद का निर्माण होता है, क्योंकि उसी की उल्टी अभिक्रिया है ना, उल्टी अभिक्रिया। सह उत्पाद का निर्माण इसमें होता है। सह उत्पाद कौन सा है? तो ये तो मुख्य उत्पाद हो गया, ये देखिए सह उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बाई प्रोडक्ट कहते हैं, साइड में बनने वाला प्रोडक्ट, ठीक ना। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं आपको क्या बोला? अभी मैंने बोला आपको ये लिखना नहीं है, ये पहले ध्यान से समझिए। लिखना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट से जो आप चूना लेके आते हैं उसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना।
इसको लाके आप डाल देते हैं पानी में, H2O में, जल में। जैसे ही आप जल में डालते हैं बनता है CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस बनता है, जिसको बोलते हैं चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, या इसका ओरिजिनल नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। अब क्या होता है इसके आगे, जैसे कभी आप अगर चूना की लिपाई पोताई किए होंगे दीवार पे, तो आप देखे होंगे कि जब आप चूने की लिपाई पोताई करते हैं तो तुरंत वो एकदम सफ़ेद नहीं होता है। थोड़ी देर छोड़ देने के बाद जैसे जैसे उसका समय बीतता जाता है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो सूखता जाता है, सूखते टाइम आप देखेंगे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता चला जाता है। ऐसा आप महसूस किए होंगे, नहीं किए होंगे तो चुनना लेके आइए मार्केट से, 10-15 रुपये में बहुत तना मिल जाएगा, उसको ला के लिख दीजिए अपनी दीवार पे। और लिखते समय ध्यान रखिएगा कि तुरंत आप देखेंगे उस चटक नहीं होगा, उसका रंग थोड़ा सा हल्का फीका रहेगा। लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसका रंग एकदम सफ़ेद हो जाता है, एकदम भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बीच में एक अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, ये हमारे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे वातावरण में उपस्थित CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इससे अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के बाद बनाता है CaCO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यही चाप का सूत्र होता है, यही संगमरमर का भी सूत्र होता है, यही चूने का पत्थर भी होता है, इसी को चूने का पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग मार्केट से लाए थे उस चूने का नाम क्या है? CaO। जो बाल्टी में हम लोग घोर लिए उसका क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। मजेदार बात है ना कि जो लोग सुरती में लगा के जो चूना खाते हैं, तो सुरती में भी लगा के खाने वाले चूने का नाम, चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जिसका दूसरा नाम होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो सुरती में लगा के खाने वाले चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, या जो लोग दीवार पे लिपाई पोताई करते हैं उसका भी सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। तो मार्केट से लाए थे ये, भिगाने के बाद बन गया ये, और जैसे आप दीवार पे लिपाई पोताई कर दिए, इसके बाद बन गया वही चूना CaCO3। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि चूना इतना तेजी से बदलता है। आप सोचेंगे अरे जो हम मार्केट से लाए थे पाउडर, वही पाउडर दिख रहा है, वही पाउडर हम लोग उसको भिगा करके लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी दीवार पे चूना सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, उसका सूत्र ये होता है, जबकि आप मार्केट से क्या लेके आए थे? ये लाए थे। अब अगर कोई आपसे बोल दे कि नहीं, जो चूना आप मार्केट से लेके आए थे वही ला के हमको दीजिए, मान लीजिए आपको मन करे वापस करने का 10-15 दिन बाद, और आप लिपाई पोताई कर चुके हैं, तो भैया आप कहाँ से लेके आए? कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। पूरा दीवार पर चूना खुरच लीजिए, खुरच करके निकाल लीजिए, निकाल करके निकालेंगे क्या निकलेगा? ये निकलेगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा जो आपकी दीवार पे है। तो इसको आप कर दीजिए हीट, इसको आप कर दीजिए गर्म, क्योंकि आपने पढ़ा है उष्मीय वियोजन कि अगर किसी को का ब्रेकअप करवाना है तो ब्रेकअप करवाने के लिए आप उसको हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, जाके अपने आप ब्रेकअप हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकअप करवाने के लिए क्या कर देंगे भैया? इसको हीट कर देंगे। जैसे इसको गर्म करेंगे, गर्म करते ही बन जाता है CaO बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन? जो लेकर के हम लोग आए थे मार्केट से CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, और प्लस में बना लेता है जल H2O बनाता है। तो खाली आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए अभी, जो अपने काम का है, कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने, CaCO3 को हम लोगों ने जब हीट कर दिया, तो गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद बना लेता है CaO प्लस CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। ये होती है चूने की कहानी। याद रखिएगा, चूने की कहानी अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि जो मार्केट से लेकर के आए थे CaO, पानी में डाल दिए CaOH का ट्वाइस, उसको लिपाई पोताई कर दिए, CaCO3 बन गया। फिर अगर आपको CaO चाहिए तो इसको बस खाली गर्म कर दो, गर्म करने वाले पाउडर के रूप में बदल जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ने के बाद जब दीवार में बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है, बहुत ज़्यादा जब हीट होती है, दीवार हीट होती है, तो हीट होने के बाद धीरे धीरे चूना लगा होता है वो पपड़ी के रूप में देखिए छोड़ने लगता है। क्यों छोड़ने लगता है?
इसीलिए छोड़ने लगता है क्योंकि उसका उसमें वियोजन हो जाता है, वो टूट जाता है और टूट करके वही बनाता है पाउडर। जो आप देखते हैं जब झरता है चूना जब दीवार पर से तो पाउडर के रूप में झरता है टूट टूट करके, है ना। उसका वैसे दबाएंगे तो पाउडर बन जाएगा। कौन सा वाला पाउडर जो आप मार्केट से लेके आए तो वही पाउडर में दोबारा से बदल जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखा था वातावरण से, वो देखिए यहाँ पे सॉरी जो यहाँ में H2 सॉरी गलती से मैं H2 बना दिया हूँ, यहाँ पे बनता है CO2। यहाँ देखिए मैं सही लिखा हूँ CO2, यहाँ गलती से H2 लिख दिया था। तो यहाँ पे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सोखा था मार्केट से सॉरी वातावरण से, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए यहाँ पे फिर से उड़ जाती है, निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, उड़ जाती है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मैं गलती से H2 लिख दिया था लेकिन CO2 था। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है तो उड़ जाएगी, पता ही नहीं आपको चलेगा। तो जो बचेगा, जो झरेगा दीवार पर से चुनना, उसको बोलते हैं CaO, यानी जो हम मार्केट से लेकर के आए थे। तो इस पूरे रिएक्शन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक को कहा जाता है चूने की कहानी। याद रखिएगा, चूने की कहानी। इसको अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारा रिएक्शन आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत सारा रिएक्शन का यहीं क्लियर हो जाएगा। तो अब ये वाला अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो ये वाला रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गया? चूने की कहानी का योगात्मक का हो गया। योगात्मक में भी आपको इसको मैं दिखाया हूँ। इसीलिए थोड़ा सा आप आगे आ जाइए तो ये वाला जो रिएक्शन होगा किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये भी देखिए योगात्मक हो जाएगा। इधर देखिए CaOH का ट्वाइस प्लस CO2, इसको अगर आप लेंगे तो यहाँ भी देखिए आप योगात्मक बना सकते हैं। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और कुछ मात्रा में इसमें जल भी बनता है। H2O भी कुछ मात्रा में यहाँ पे बनेगा जो कि उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ वाला अगर आप देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए इसमें क्योंकि H2O भी बनता है, तो क्योंकि एक ही उत्पाद हमको चाहिए योगात्मक में, तो इसको भी फिलहाल आप छोड़ दीजिए, इसको करिए मत। ये वाला देखिए, इसके आगे वाला कैल्शियम कार्बोनेट से लेकर के आप यहाँ वाला अगर आप रिएक्शन ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे एक ही यौगिक था, उसको गर्म करने के बाद दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट गया, यानी कि इसका ब्रेकअप हो गया। तो इस अभिक्रिया को बड़े आराम से लोग बोल सकते हैं कि उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। तो दो उदाहरण आपको यहीं पे मिल जाएगा, दो अभिक्रियाओं का, एक वियोजन का, एक योगात्मक का। तो इसको आप बोल सकते हैं वियोजन का उदाहरण। तो इसलिए चूने की कहानी आपको याद रखना जरूरी है। मैं सबका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। इसी को हम लोग चूने का पत्थर भी कहते हैं। और जिस चाक से आप पढ़े हैं बचपन में, इसी को हम लोग चाक भी कहते हैं, चाक का सूत्र, जिसको आप दुद्धि कहते हैं, दुद्धि। ये जो होता है इसका ओरिजिनल नाम है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना। कैल्शियम ऑक्साइड को मैं अभी लिखवाया था, इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो बाकी नाम इसका आप जानते हैं। तो इस तरीके से ये दो अभिक्रियाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो चूने की कहानी बताया हूँ इसको मैं अलग से आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि पूरा चूना ही आपको एक बार समझना है, जिसमें से दो अभिक्रियाओं के उदाहरण निकल करके आते हैं, योगात्मक के भी और वियोजन की भी। तो दोनों को आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए और इसके बाद अगली हेडिंग डालिए जो कि है प्रकाश अपघटन। दूसरा हो जाएगा इसका प्रकाश अपघटन। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो प्रकाश अपघटन से हम लोग कल पढ़ते हैं, तब तक होमवर्क आपका यही रहेगा कि योगात्मक अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, वियोजन में कौन सी, उसमें अपक्रिया, इसको आप लोग रिवाइज करेंगे और खुद से इसको आप लोग लिखेंगे। लिख करके फिर हमको आप उदाहरण सहित कम से कम एक एक उदाहरण सहित लिख करके आप हमको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। तो इसको आप लोग जरूर कंप्लीट करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो अपक्रियाएं हैं जब भी आएंगी तो याद रखिएगा उदाहरण के साथ जरूर आएंगे। तो जो भी मैं यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूँ इसमें से आपको कम से कम एक एक उदाहरण जरूर याद कर लेना है। जब भी आएगा एक उदाहरण आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो भी इसमें से आपको आसान लगे
कोई भी एक उदाहरण आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत